उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ऋषभ वर्मा है और मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो हमारा आज का सेशन मुख्यतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, इस पर आधारित रहेगा। क्योंकि यूपीएससी जो कि संघ लोक सेवा आयोग है और यूपीपीएससी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इन दोनों का पैटर्न सेम है। तो जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे वो आपको दोनों ही एग्जाम्स में मदद करेगी। तो पहले मैं परीक्षा के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 3 स्टेजेस में होती है, 3 चरण में। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज होती है मेंस और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू। जब कोई अभ्यर्थी, कोई एस्पिरेंट तीनों स्टेजेस टॉप मार्क्स के साथ क्लियर करता है तो उसका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में होता है। इस परीक्षा में जो टॉप के रैंकर्स होते हैं उनको डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत होने का मौका मिलता है। उसके नीचे डिप्टी एसपी बनते हैं और उसके नीचे की जो रैंकर्स होते हैं वो विभिन्न पदों पर उनको कार्य करने का मौका मिलता है, जैसे जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेबर कमिश्नर, नायब तहसीलदार एक्सेट्रा। तो जो ये परीक्षा है, जब आप सभी स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होता है और पूरी परीक्षा लगभग 1 वर्ष का एक पूरा टाइम होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जो वर्तमान पद है डिप्टी कलेक्टर का अथवा उप जिलाधिकारी का, वो क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अनुसार जो उप जिलाधिकारी का पद है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और जब उप जिलाधिकारी के पद को जब लॉ एंड ऑर्डर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं, जिनको हम मजिस्ट्रियल ड्यूटी कहते हैं, तो वो एसडीएम कहलाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी यूपीपीएससी के एग्जाम की स्ट्रैटेजी से। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा रहेगा कि परीक्षा की तैयारी का क्या तरीका है और कैसे करनी चाहिए। तो परीक्षा आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, तो कोचिंग वाले आपको गाइड कर देंगे, आपका मेन सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। या तो आप सेल्फ स्टडी करें, आप स्वयं से पूरी परीक्षा को प्लान करें और उसकी पढ़ाई करें। तो चूंकि 2020 में कोविड का फर्स्ट वेव चल रहा था, सभी कोचिंग बंद थी, तो मैंने सेल्फ स्टडी करके ही इस परीक्षा में रैंक हासिल की है। तो आप तैयारी दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल भी खुद ही उसको एक साथ इकट्ठा करना होता है, फिर उस स्टडी मटेरियल को एक प्लान बना के तैयारी करनी पड़ती है। तो जब अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी करके भी इस परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रीलिम्स पे। जो 3 स्टेजेस थी इस परीक्षा में, उस परीक्षा की जो पहली स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में क्या है कि आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जीएस का होता है, जनरल स्टडीज, और पेपर 2 आपका सीसैट फॉर्म में होता है, जैसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपका एप्टीट्यूड जो होता है वो आपका चेक किया जाता है। जीएस पेपर में आपके यूपीपीएससी में 150 क्वेश्चंस आते हैं और सभी क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और जब आप मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे तो उस साल के कट ऑफ के हिसाब से आप इस स्टेज को पार कर लेंगे। जो इस स्टेज का पेपर 2 होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको आपको केवल पास करना है, उसके मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जीएस में आपको टॉप स्कोर करना है और जो पेपर 2 है उसको आपको केवल क्वालिफाई करना है। इस तरीके से आप प्रीलिम्स परीक्षा पार कर लेते हैं। एक बार प्रीलिम्स परीक्षा आप सफल हो जाते हैं
फिर मेंस की बारी आती है। मेंस जो एग्जाम रहता है वो लिखित रहता है। तो मेंस एग्जामिनेशन में यूपीपीएससी में आपको हिंदी का एक पेपर होता है 150 मार्क्स का, फिर एक ऐसे का पेपर होता है 150 मार्क्स का, जिसमें कि 3 ऐसे लिखने होते हैं आपको, और उसके बाद में जीएस के 4 पेपर रहते हैं जो 3-3 घंटे के रहेंगे, जिसमें कि जीएस 1 में आपका सिलेबस होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, फिर जीएस 2 में आपका पॉलिटी आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है, जीएस 3 में आपका एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाता है, और जीएस 4 आपका एथिक्स का पेपर होता है। तो ऐसे 4 पेपर ये हो गए 200 मार्क्स के। उसके बाद में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है वैकल्पिक विषय। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी आपके 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के। ऐसे आपके जीएस के 4 हो गए, ऑप्शनल के 2 हो गए, और एक हिंदी और एक ऐसे का पेपर हो गया है। इन सभी पेपर्स में जब आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तब आप मेंस परीक्षा में सफल होते हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। इंटरव्यू को मेंस पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, तो क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन होता है। इंटरव्यू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 100 मार्क्स का होता है, तो एज कंपेयर टू यूपीएससी इसका वेटेज यहाँ कम है, बिकॉज यहाँ ये केवल 100 मार्क्स का है और यूपीएससी में 275 मार्क्स का है। इंटरव्यू में आपको आपके करियर से, जो आपका पुराना करियर रहा है उससे सवाल आ सकते हैं, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उससे सवाल आ सकते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करनी रहेगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक इंटरव्यूज देने रहते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज में आप जो बहुत सारी संस्थाएं रहती हैं उसमें जाके आप मॉक इंटरव्यूज देके एक चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ लैग करते हैं और उन पर्सनालिटी ट्रेट्स पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं कि बेसिक बुक्स जो होती हैं प्रीलिम्स की, हम बेसिक बुक्स पे आते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो मैंने चूंकि सेल्फ स्टडी की थी तो मेरी बहुत लिमिटेड किताबें थी जिनको मैंने बार बार पढ़ा और उन्हीं किताबों को पढ़ के एग्जाम क्लियर किया है। तो प्रीलिम्स में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किन किन पुस्तकों से पढ़ाई की है। सबसे पहले मैं पेपर वाइज आऊँगा, जीएस 1, 2, 3, 4 एसेस पैटर्न में। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरे पास नितिन सिंघानिया जी की एक बुक है, तो उस बुक को मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसमें भी मैंने जो मेन चैप्टर्स हैं जिनसे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं उनको मार्क कर लिया था और एग्जाम से पहले उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज किया था। उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटीज पढ़ी थी और उनको अपना अंडरलाइन कर लिया था, उनसे अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे ताकि एग्जाम से पहले उनको रिवाइज किया जा सके। एनसीईआरटी के अलावा मिडिएवल हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आती है, एक छोटी सी किताब रहती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। हर साल आपको उससे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट और मिडिएवल के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। और इसके अलावा मैंने तमिलनाडु की किताबें पढ़ी थी तीनों स्टेजेस के लिए, तीनों हिस्ट्री के टॉपिक्स के लिए, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तमिलनाडु जो बोर्ड की किताबें हैं वो इसलिए अच्छी हैं क्योंकि वो कंपाइल्ड एक जगह आपको छोटे से फॉर्म में आपको बहुत अच्छा हिस्ट्री का ज्ञान हो जाएगा और चीज़ें आपको वही पढ़नी चाहिए जो कि आप रिवाइज कर सकें और एग्जाम में लिख सकें। तो ये किताबें आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज ही 11th और 12th की बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बार बार पढ़ी थी, उनको अंडरलाइन कर लिया था और उनके मेन पॉइंट्स लिख लिए थे। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी में और भी किताबें पढ़ी थी, जैसे गोचे लियोंग है, एनसीईआरटीज हैं 6 to 12th की, बट आखिरी टाइम में आप केवल 11th 12th की एनसीईआरटीज रिवाइज कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो 11th 12th एनसीईआरटीज पे बहुत फोकस करें, और अच्छी भी हैं ज्योग्राफी की, बहुत अच्छी एनसीईआरटीज हैं जो 11th 12th की हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में मैंने मृणाल के ऑनलाइन वीडियोस देखे थे। रमेश सिंह मेरे पास एक किताब है, उसको मैंने जो मेन टॉपिक्स हैं केवल उनको ही पढ़ा था उस किताब में से। उसके अलावा जो एनसीईआरटीज हैं 11th और 12th की वो बहुत अच्छी हैं, पर्टिकुलरली जो 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, आपको हर साल उससे प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो इस इकोनॉमिक्स में 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो पढ़नी ही पढ़नी है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसके बाद आते हैं हम पॉलिटी में। तो पॉलिटी में 11th 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी। उसके बाद जो लक्ष्मीकांत किताब है
वो आपको बहुत बार रिवाइज करनी है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी किताब है पॉलिटी के लिए। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी कर देगी, और एक बहुत वास्ट नॉलेज जो पॉलिटी का है वो आपको एक सिंगल किताब में मिल जाएगा। उसके अलावा पॉलिटी में मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उसकी एक समरी भी आती है, तो उसको भी मैंने ऑनलाइन PDF मिल गया था, तो उस समरी को भी मैंने पढ़ाई की है पॉलिटी के लिए। एनवायरनमेंट में मेरे पास शंकर IAS की किताब थी, तो वो मैंने काफ़ी बार पढ़ी, और उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं एग्जाम में इस्तेमाल कर सकता था वो मैंने उनको मार्क कर लिया था और उनको ही रिवाइज किया था एग्जाम से पहले। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसके लिए किसी किताब को नहीं पढ़ा था, जो न्यूज़ में चलता रहता है उसको गूगल और विकिपीडिया के माध्यम से पढ़ता रहता था मैं रेगुलर बेसिस पे, क्या कमेंट्स आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के। इसके लिए आप राज्यसभा TV पहले आता था, जो अब संसद TV हो गया है, उसमें आप इंटरनेशनल रिलेशंस के डिबेट्स देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सिक्योरिटी के लिए भी मैंने न्यूज़ ही पढ़ा था, आप न्यूज़ पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए। तो सिक्योरिटी में कुछ 6 पॉइंट्स हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एथिक्स के लिए मैंने एक लेक्सिकन किताब आती है, तो एथिक्स में आपका अगर बेस बनाना है तो उस किताब को पढ़िए, उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, और उस किताब को पढ़ के आप आराम से अपना एक एथिक्स में बहुत अच्छा बेस बना सकते हैं। आपकी जो नॉलेज होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो केस स्टडीज आती हैं एथिक्स के पेपर में, जो कि लगभग 50% रहता है पेपर का, वो ऑनलाइन जो मैंने केस स्टडीज पढ़े और उसमें एक अपना पैटर्न बनाया कि केस स्टडी कैसे अप्रोच करना है, उसके हिसाब से एग्जाम लिखा था। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए विजन की एक PT 365 कंपाइलेशन आता है, जिसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स रहता है। आप उसको पढ़ के जाइए, उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें आपको रिवीजन, उसमें जैसे फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब बाद में एग्जाम से पहले रिवाइज करें तो एक सिंपल केवल वो अंडरलाइन जो चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ें, बिकॉज एग्जाम से पहले काफ़ी कम समय रहता है रिवाइज करने का। और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप 100 मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाते हैं तो प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन 100% होना ही है। अगर आप 50 से ज़्यादा सॉल्व करके जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको आप सॉल्व करिए, उनको आप रिवाइज करिए, और उनकी आप समरी बना लीजिए। जिन क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उनको बार बार रिवाइज करिए कि ये गलती क्यों हो रही है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक जानते हैं, और उस टेक्निक के माध्यम से एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से नहीं आते हैं आप वो भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं। तो इसके अलावा आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके बहुत ही लिमिटेड सेल्फ नोट्स बना लेने हैं, जो कि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं। इसके बाद में मेंस के लिए जो मैंने किताबें बताई हैं उन्हीं किताबों को पढ़ा, और मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग। अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो मेंस के पेपर में आपको दिक्कत आएगी, और आपको पेपर पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है। तो इसके लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद से ही आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, और किसी भी ऐसे इंसान से जो एग्जाम क्लियर कर चुका है उससे आप चेक करा सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं कि नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, आप उनके यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैंने प्रैक्टिस किया था, बट उसमें भी मैं और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता था, ताकि 11वीं रैंक आई है तो उससे भी बेहतर रैंक आ सकती थी। तो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस में, जो कि आपको करना ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आंसर राइटिंग में मैटर आप कहाँ से लाएंगे, इसके लिए विजन का एक मेंस 365 डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एज पर जो करंट अफेयर्स रहते हैं पिछले एक साल के। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, आप यहाँ से अपना आंसर राइटिंग मटेरियल ले सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमने बताई है, एक मेंस 365 और एक आंसर राइटिंग मेंस के लिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हर एस्पिरेंट को जो एग्जाम क्लियर करता है वो करता ही करता है। तीसरी चीज़ है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के लिए जब आप मॉक इंटरव्यूज देंगे तो उन मॉक इंटरव्यूज में मिनिमम आपको, अगर फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो मिनिमम 4 मॉक इंटरव्यू आपको देने ही देने हैं, मैक्सिमम आप 10 तक जा सकते हैं। बट हर मॉक इंटरव्यू के बाद आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ कमी रहेगी और उस कमी को कैसे सुधारा जाए, अपने आप को इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक लगभग 100-200 क्वेश्चन अपने ऊपर तैयार कर लेने हैं। अगर आपसे रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके पास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको बहुत आसानी से, शालीनता से वहाँ पर आंसर दे सकें।
इसके अलावा इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है कि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन पर आप पहले से ही फैक्ट्स उनके जुटा लें और उन पर अपना ओपिनियन बना लें, क्योंकि जब इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपका ओपिनियन ही मैटर करता है। वहाँ पर आपका जो ओपिनियन होगा वही पूछते हैं वहाँ पर, तो आपको अपना ओपिनियन उन करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स पे बनाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ है सब एस्पिरेंट्स के लिए कि किन किन बातों का बहुत ध्यान रखना है और क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो पहली चीज़ है एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें उसके दौरान आपका डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो रहना चाहिए। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका माइंड और भी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आपको एग्ज़ाम तो आप मेहनत से अपना क्लियर कर लेंगे लेकिन आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो अगर आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया है आप बंद कर दीजिए 1 साल के लिए। मोबाइल अपना एक नॉर्मल मोबाइल रखिए, उस पर फ़ोन पे बात कर लीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ोन पे भी बात नहीं करनी है, लिमिटेड लोगों से आप बात करिए और डिस्ट्रैक्शन को ज़ीरो रखिए। दूसरी चीज़ है आप जिस वातावरण में तैयारी करेंगे उसको अपनी पढ़ाई के अनुकूल बना लीजिए। आपके पास एक टेबल होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए कंफर्टेबल, एक शांत रूम होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए और आपके पास एक कैलेंडर होना चाहिए जिसपे आप ट्रेस कर सकें कि आप जो प्रिपरेशन का प्लान बनाएंगे उस कैलेंडर पे आपका प्लान होना चाहिए। तो एक बार आपने एनवायरनमेंट अपने अनुकूल कर लिया, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करने में। ये चीज़ें हैं। प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे रह रहे होते हैं उनको लगता है कि हम कैसे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 2020 जो फर्स्ट वेव था कोरोना का और 2021 जो कि सेकेंड वेव था, सभी बच्चे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है उन्होंने अपने घर पर बैठकर खुद तैयारी करके ही किया है। लोगों ने गांव में बैठ के केवल इंटरनेट के माध्यम से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और बहुत अच्छी रैंक पाए हैं। तो जो पहले के टाइम पे था कि गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनको कोचिंग सेंटर जाना ही जाना है, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, इलाहाबाद जाना है, तो ये जो एक रॉन्ग परसेप्शन था वो कोविड के दौरान टूट चुका है और आप अपने घर बैठ के, भले ही आप गाँव में हैं जहाँ पर इंटरनेट है, आप वहाँ सभी किताबें मंगा के केवल इंटरनेट के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे और आपका फुल 100% डेडिकेशन इस एग्ज़ाम के लिए हो। फिर हम आते हैं कि एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 साल तक का एग्ज़ाम है, आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अनुसार अपनी तैयारी करें। क्योंकि जैसे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो आप रोज़ प्लान बनाएं कि न्यूज़पेपर आप रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उससे अपने नोट्स बनाएंगे, एकदम मिनी नोट्स जिनको आप आसानी से बाद में रिवाइज कर सकें। तो पहला हैबिट हो गया कंसिस्टेंसी का, आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। अब पहले क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम कंप्लेन करते कि न्यूज़पेपर नहीं आता है, द हिंदू नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं कि पूरी तैयारी मैंने ऑनलाइन ही की है। रोज सुबह मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था द हिंदू का, तो मैं पेपर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेता था सुबह 6 बजे और उसी पेपर को दिन में पढ़ लेता था, उससे अपने नोट्स बना लेता था। तो जहाँ कहीं भी इंटरनेट है, आप इंटरनेट के माध्यम से अच्छे से न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाइएगा, नोट्स बहुत बड़े मत बनाइएगा। हार्डली 2-3 लाइन में आपके नोट्स होने चाहिए एक टॉपिक से। मान लीजिए आपने कोई हेडलाइन देखी, उससे आप, और नोट्स जैसे कोई हेडलाइन आ गई तो आप उसको लेंगे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आ गया तो आप रशिया यूक्रेन का मैप देख लेंगे, फिर उससे रिलेटेड उसकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इस वॉर स्टार्ट कैसे हुआ उसके रीजन पढ़ लेंगे और कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं वो पढ़ लेंगे। तो फिर आपका ये टॉपिक तैयार हो जाता है। तो न्यूज़पेपर की जो रीडिंग करनी है वो भी बहुत स्ट्रैटेजी के साथ करनी है, ताकि आप एग्जाम में अपने स्टडी मटेरियल को, अपने नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक महीने का मैक्रो प्लान बनाएं। एक होता है मैक्रो प्लान, एक होता है माइक्रो प्लान। तो माइक्रो प्लान होता है डेली प्लान, कि डेली आपको कितना पढ़ना है। मैक्रो प्लान होता है कि एक मंथ में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है। तो आप मैक्रो प्लान में अपने टारगेट्स सेट करिए और माइक्रो प्लान में अपना डेली टारगेट सेट करिए। अगर हो सकता है किसी दिन आप बहुत बिजी हो गए, तबीयत हो गई खराब, तो आप एक दिन पढ़ाई ना कर पाए, तो हो सकता है आपका माइक्रो प्लान डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन आपको हर हालत में अपना मैक्रो प्लान, जो कि 1 महीने का प्लान है, उसको फॉलो करना ही करना है। तो इस तरीके से जो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं विदाउट
बुरा फील किए कि मैंने आज पढ़ाई नहीं कर पाई तो मैं कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, आज अगर एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, आप कल से फिर से स्टार्ट करिए। फोकस होना चाहिए कि आप एक मंथ का मैक्रो प्लान अच्छे से कवर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 15-20 दिन लगातार पढ़ लिए, फिर आपका मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा नॉर्मली सभी के साथ होता है। तो आप अपने आप को बर्नआउट मत होने दीजिए, क्योंकि ये परीक्षा एक मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है और इसमें आपका स्टेमिना मेंटेन करके रखना है आपको। तो 15-20 दिन के बाद अगर आप चाहते हैं एक दिन का ब्रेक लेना चाहें तो आप ब्रेक ले लें, किसी अच्छे इंसान से बात कर लें, कहीं बाहर टहलने निकल जाए, कोई मूवी देख लें। एक दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं और फिर से अगले दिन से आप तैयारी शुरू कर दें। बाकी मैं कहना चाहता हूँ, लोगों के मन में रहता है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, फिर मैं एग्जाम कैसे क्लियर करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्जाम में ये मायने नहीं रखता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। आप अगर एवरेज हैं और आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है तो आप पहले दूसरे में कर लेंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको अटेम्प्ट्स देता है जिनमें आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो भले ही आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आप एवरेज हैं तो आप इस मैराथन में लगे रहिए, एक ना एक दिन आपका हार्डवर्क आपको सक्सेस देके ही जाएगा। एट लास्ट मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा कि एक चीज़ सभी एस्पिरेंट्स में कॉमन रहती है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। मैं ऐसे बहुत सारे चयनित लोगों को जानता हूँ जो अब चयन हो चुका है उप जिलाधिकारी के पद पर, लेकिन वो आज यहाँ पहुँचे हैं अपने 5वें 6वें अटेम्प्ट में। पहले वो नायब तहसीलदार बने, फिर अगले साल एग्जाम दिया, फिर वो कुछ और पद पर आए, फिर अगले साल एग्जाम दिया, फिर एक पद और ऊपर आए। ऐसे करते करते मैं एक चयनित अपने समकक्षी को जानता हूँ, कलीग को जानता हूँ, जिन्होंने 7 बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया है एंड 7th टाइम उनको उप जिलाधिकारी पद मिला है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये मैराथन है, आपको हताश नहीं होना है, आपको अपना मनोबल डाउन नहीं कर रहा है और पूरी लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहना है। अगर आप मेहनत करेंगे सक्सेस आपको ही मिलेगी, दैट इज गारंटीड। दूसरी चीज मैं कहता हूं, मैं सभी जो भी हमारे ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हैं उन सबसे मैं चाहता हूं कि आप एक ना एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी जरूर करें। आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इस एग्जाम की भी तैयारी करते रहें, बिकॉज ये एग्जाम जनरल नॉलेज है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। और इस एग्जाम के बाद आप सफल होते हैं या नहीं होते हैं ये मैटर नहीं करता है, बट इस एग्जाम की तैयारी के बाद आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा ना, वो आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी एनरिच हो जाएगी, इतनी सुंदर, इतनी सभ्य और इतनी शालीन हो जाएगी। तो मैं सभी जो भी हमारे आज व्यूअर्स हैं और जो बाद में भी इसको देखेंगे, उनसे अपील करता हूं कि आप बिल्कुल अपने मनोबल को हाई करके इस एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि इस एग्जाम में आपको हर विषय का ज्ञान होता है, हर क्षेत्र का ज्ञान होता है और इस एग्जाम के बाद आपकी जिंदगी ही बदल जाती है। तो ये था कि अब जो विषय हमारा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे करें, इस पर चर्चा हमने की। अब अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चंस का मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं आए मेरे पास, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर देम। Is there any aspirant who wants to question? He has a question. Okay, I have a question कि आपने हिंदी में माध्यम से किया था या इंग्लिश माध्यम से? तो मैं जो मेरा माध्यम था वो इंग्लिश था, मैंने अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा उत्तीर्ण की है। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है ओमकार जी का कि बीएससी मैथ से हैं तो यूपीएससी की तैयारी करें या नहीं।
तो जैसा मैंने अभी कहा है कि मैथमेटिक्स भी एक ऑप्शनल है यूपीएससी में, आप बिल्कुल तैयारी करें और आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप जीएस की पढ़ाई शुरू कर दें और फिर मैथ्स ऑप्शनल लेके आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस के लिए, अच्छा एमपीपीएससी मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो मेंस के लिए स्ट्रैटेजी, आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी है कि आपको आंसर राइटिंग करनी है। आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पैटर्न मिल जाता है। पिछले 3 साल के पेपर आप देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप उनकी आंसर राइटिंग कर लें और मोटे मोटे तौर पे वही क्वेश्चंस फिर से उसके आसपास से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि आप जॉब के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब के साथ ही यूपीएससी में भी क्लियर किया है और यूपीपीएससी भी क्लियर किया है। मैं खुद 3.5 साल मैं जॉब कर चुका हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू में, एंड उसके बाद मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है। तो बिल्कुल आप जॉब में हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रतिभा जी हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो चिल्ड्रन हैं वो तैयारी करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप 12th के बाद से आप बिल्कुल यूपीएससी में लगा दें और उनको शुरू से ही ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही बोलें तैयारी करनी है। आप अपना जीएस का सिलेबस, बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटी हैं वो कवर करें और बिल्कुल ही माय बेस्ट विशेस टू यू कि आपकी बेटी यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करे। एक और क्वेश्चन है कि कोचिंग क्लास लगानी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अगर आप पढ़ने में एवरेज हैं, आपको बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप कोचिंग कर सकते हैं, और अगर आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं, बिकॉज कोचिंग में लगभग काफ़ी पैसा लग जाता है। तो अगर आपको सिलेबस एक निश्चित टाइम में कंप्लीट करना है तो आप कोचिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और कोचिंग करने के बाद लेकिन आपका सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोचिंग वाले आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अपने लेवल पे भी बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, एनालिसिस करना है और सेल्फ स्टडी करना है। एक क्वेश्चन और आया है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूं, मैं तैयारी कैसे कर सकता हूं। तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हों। ऐसा कहा जाता है कि जो आईएएस रहते हैं वो जनरलिस्ट रहते हैं, तो आपको एक बहुत वाइड डाइवर्सिफाइड नॉलेज होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप सभी सब्जेक्ट में बराबर अच्छे होने का प्रयास करिए। आप अपना जो बेसिक सिलेबस है एनसीईआरटी की बुक्स उनको कवर करिए, उनसे आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप फिर जो करंट अफेयर्स में आपके आसपास चीजें चल रही हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मोहन जी, आप अगर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं तो आप तैयारी करिए, समय के साथ आप सब्जेक्ट्स में अच्छे हो जाएंगे और आप तैयारी करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूटी का। तो मैंने अपने सेशन में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना मैक्रो प्लान और माइक्रो प्लान बनाएं और उस प्लान के हिसाब से तैयारी करें। कभी कभी हो सकता है कि 1-2 दिन नहीं पढ़ाई कर पाए, लेकिन इसकी वजह से आपका मैक्रो प्लान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और आपको उन सब्जेक्ट्स को नियत समय में कंप्लीट करना ही करना है। एक क्वेश्चन आया है प्रतिभा राजपूत जी का कि ग्रेजुएशन किस फील्ड में करना चाहिए। बहुत कंफ्यूज है, लेकिन देखिए, ग्रेजुएशन आप सब्जेक्ट में कर सकते हैं जो आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। आप ग्रेजुएशन, जैसे आपको हो सकता है पॉलिटिक्स अच्छी लगती हो तो आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन इसीलिए करना है कि आप फिर एग्जाम में इसका इस्तेमाल ले सकें, तो आप पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लीजिए अपना एग्जाम में जो आप लेने वाले हैं, उसके हिसाब से आप अपना ग्रेजुएशन डिसाइड करिए। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हो गए, फिलोसफी हो गए, ये छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस यूपीएससी में बहुत जल्दी कवर हो जाता है। तो आप छोटे सब्जेक्ट अगर लेना चाहें यूपीएससी में तो आप इन सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी चाहते हैं और अपना ऑप्शनल कोई और चाहते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन जो भी आपके घर के पास में कॉलेज हो उससे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री रखते हैं तो निश्चित ही आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी और यूपीएससी में आपका जो बेस होता है इन सब्जेक्ट्स में वो बन जाएगा। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स को ग्रेजुएशन में लें जो आप यूपीएससी में जिसकी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकें।
वर्षा जी का एक मैसेज आया है, आपके हिसाब से कब से यूपीएससी प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो यूपीएससी प्रिपरेशन का कोई समय नहीं है। देखिए, कोई टाइम नहीं है, इसमें एज लिमिट है। जनरल के लिए यूपीएससी में 32 साल है, तो आप एग्जाम क्लियर 31 साल में भी कर सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है। आप ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपने 6वें अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम निकाला है और आज आईएएस बने हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी प्रिपरेशन शुरू करनी है तो अपने स्कूल टाइम में ही आपको माइंड मेकअप करना है अपना कि मुझे यूपीएससी ही निकालना है। तो स्कूल में नॉर्मली क्या रहता है, 10वीं तक हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह 11वीं और 12वीं में सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो अब 11वीं 12वीं में भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स लें, फिर ग्रेजुएशन में भी उन्हीं सब्जेक्ट्स को दोबारा पढ़ें और फिर पहले ही अटेम्प्ट में आप 21-22 साल में आप आईएएस का एग्जाम निकाल दीजिए। तो अगर आपने ये तैयारी स्कूल टाइम से ही की है तो आप बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में आप भारतीय प्रशासनिक सेवा पा सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं हमारे बहुत ही अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं टीना डाबी जी, उन्होंने बहुत कम एज में टॉप किया था इस एग्जाम को, रैंक 1 आई थी उनकी। उनको अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे तो उन्होंने अपने स्कूल टाइम से ही नोट्स बनाने, 11वीं 12वीं से ही नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। ग्रेजुएशन भी उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, और उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने रैंक 1 लाई है। तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। जो बच्चे अपने स्कूल से ही पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो वो टीना डाबी का एग्जाम्पल लेके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है कि लीगल स्टडीज से ग्रेजुएशन करके यूपीएससी में लीगल चूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली अभी आई एम नॉट 100% श्योर वेदर लॉ इज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको देख के बता सकता हूँ। अगर यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 1 सेकेंड में बता देता हूँ। और ग्रेजुएशन अगर आपने लॉ से किया तो कोई इशू नहीं है, आप कोई और ऑप्शनल भी ले सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, लॉ इज एन ऑप्शनल इन यूपीएससी। अगर आपने लॉ किया है, ग्रेजुएशन किया है, आपने एलएलबी की है, तो आप बिल्कुल लॉ ऑप्शनल के साथ में यूपीएससी कर सकते हैं। यू कैन चूज इट एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन और आया है अमन कुमार का कि बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल ले सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं यूपीएससी में। ये आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है यूपीएससी जो आपको देता है। फॉर एग्जांपल, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है मैंने, और मैंने ऑप्शनल अपना एंथ्रोपोलॉजी चूज किया है। अमन जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आपने अपना एम बना लिया है कि यूपीपीएससी में आपको टॉप करना है, तो बहुत अच्छा है। माय बेस्ट विशेस टू यू। एंड मैं भी चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को टॉप करें और अपने पहले ही प्रयास में टॉप करें। आप बिल्कुल अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी ले सकते हैं और इस ऑप्शन को लेके आप अभी से लग जाइए, अभी से आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। निश्चित ही आप ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसके लिए टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कीजिएगा, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल्स की टेस्ट सीरीज रहेगी। बाकी जो प्रतिभा जी कह रहे हैं, शी वांट्स माय सेल नंबर, आपको बिल्कुल सेशन के बाद में आप कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर शेयर कर दिया जाएगा। आप जो भी गाइडेंस रहेगा वो कभी भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर दीजिए या फिर आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई रिप्लाई टू यू। इज देयर एनी अदर क्वेरी विद द एस्पिरेंट? अगर कोई चाहता है कि कोई और क्वेश्चन हो, आई विल टेक इट अप। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पोस्ट कर सकता है। यूपीएससी का किसी का प्रीलिम्स एग्जाम है। अच्छा, ठीक है। शेखर राजपूत जी का एक सवाल है कि यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स 3 बार उन्होंने दी है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो टेक्निकल उनको वो चाहिए था कि कैसे टेक्निकल स्ट्रेटजी अपना के वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो शेखर जी, मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल की स्ट्रेटजीज होती हैं प्रीलिम्स क्लियर करने की। उसमें सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो अपना हिट रेट देख लीजिए। मॉक टेस्ट एनालिसिस में
कि अगर आप जैसे यूपीएससी में 100 सवाल आते हैं तो 100 सवाल में आप कितने अटेम्प्ट करें, मेरे हिसाब से आपको 90% क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है पेपर में, ठीक है। क्योंकि पेपर पिछले 2 सालों से इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है कि क्वेश्चंस इतने डाइवर्सिफाई आ रहे हैं कि उसकी तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करें। इसकी जानकारी, इसका ज्ञान आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने से ही आएगा, देयर इज नो अदर वे। इसके लिए आप यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए आप यूपीपीसीएस के पिछले 3 वर्ष पैटर्न चेंज हुआ है 2017 से 18, 19, 20 और 21 का जो पेपर हुआ था, चारों पेपर रखिए, उनमें एनालाइज करिए कि किस एरिया से, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार और किस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इन दोनों चीज़ों पर एनालाइज करने के बाद में इन एरियाज को आप बहुत अच्छे से तैयारी करें जिनका वेटेज ज़्यादा है। फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें कम से कम 50 मॉक टेस्ट में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका हिट रेट कितना है, कि अगर आप कोई एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा अगर कुछ आपको बिल्कुल नहीं आता, आप एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो उसमें आपका सक्सेस रेट कितना है, कितने सवाल आपके सही होते हैं। फॉर एग्जांपल 150 में से आप कम से कम 135 के ऊपर 90% के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए, और यूपीपीएससी में आपको कम से कम 125 के ऊपर स्कोर चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करिए और अपनी वीकनेस को और कम करिए, और पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करिए ताकि आप अपने आप को समझ पाएं कि आप कैसे 125 प्लस मार्क्स लेके आए। और आजकल क्या हो रहा है कि सीसेट का पेपर भी बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया जा रहा है। बहुत इश्यूज हो रहे हैं सीसेट के पेपर क्लियर करने में। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जीएस क्लियर हो गया और सीसेट क्लियर नहीं हो पाया। बड़ा दुख होता है जब एक क्वालिफाइंग पेपर आपका क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, देखा गया है कि उनको सीसेट में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए सीसेट की भी प्रैक्टिस करके जाना है। सीसेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन, कुछ टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं टाइप, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन आने ही आने हैं, उन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप सीसेट के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, मैं मानता हूँ आप सीसेट आराम से क्लियर कर लेंगे। और इस एग्जाम को केवल जो पेपर 2 है प्रीलिम्स का, उसको केवल क्वालिफाई करना है, तो उसमें आप उस हिसाब से तैयारी करिए कि 33% नंबर से ज़्यादा आ जाए आपके। एक क्वेश्चन है ऐसा वर्मा का कि उनके कुछ मार्क्स से प्रीलिम्स रह जाता है, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि पिछले 2 सालों से प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा कठिन आ रहा है, यूपीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो टॉपिक्स हैं, आप जैसे मान लीजिए आपका 3-4 क्वेश्चन रह जाता है, तो जो मेन लड़ाई है, जैसे यूपीएससी में 200 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है, जो मेन कट ऑफ पिछली बार गया था 2020 में 92 मार्क्स था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 90 था और ईडब्ल्यूएस में 77 था, एससी का कट ऑफ 74 था। तो इस कट ऑफ को आप जब एनालाइज करेंगे तो जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं वो कट ऑफ के 10 मार्क्स के अंदर ही रहते हैं। 10 मार्क्स मतलब 4 क्वेश्चन ही आपके डिसाइड कर रहे हैं। तो आप देखिए, जब आप पेपर करके आते हैं, किसी पेपर में आपका नहीं हुआ है, तो आप उसको एनालाइज करिए कि किन क्वेश्चंस में आप सही कर सकते तो आपसे छोटी सी गलती हो गई, ठीक है। और पेपर अटेम्प्ट करने का मैं तरीका बताता हूँ। 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप पेपर जब स्टार्ट करें तो अपनी स्ट्रेंथ से स्टार्ट करें, अपनी वीकनेस से नहीं। जिन टॉपिक्स में आप बहुत अच्छे हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, बिकॉज जब आप लाइन से क्वेश्चंस अपनी स्ट्रेंथ पे अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप फिर बाकी ऑप्शंस में जो आप नहीं आते हैं, आप एलिमिनेशन की टेक्निक से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है उन 2 घंटों के लिए। तो हमेशा अपना पेपर अपनी स्ट्रेंथ से शुरू करें। अगर आप पॉलिटी में बहुत अच्छे हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन पहले लगाएं, अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हैं तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पहले लगाएं, और ट्राई करिए कि वो जो 3-4 क्वेश्चन का गैप आ रहा है वो इस बार अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना दोहराएं। एक क्वेश्चन और है, रीट का क्वेश्चन है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट रीट, सो और कोई अगर क्वेश्चन है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं।
इफ इट इज यूपीपीएससी अगर है, भागीरथ जी अगर आपका सवाल यूपीपीएससी से रिलेटेड है तो उसमें 120 नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन बिल्कुल प्रीलिम्स में हो सकता है। 200 में से आप अगर 120 के ऊपर लाते हैं तो मेरे मानने में पेपर की डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाना चाहिए 120 मार्क्स पे। बाकी मैं अभी और कोई अगर क्वेश्चंस हैं किसी के तो पूछ लीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू उनको रिप्लाई करने का मैं अच्छा प्रयास करूंगा। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करें, बिकॉज आप सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, और लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप होगी वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप जो भी बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवा में जाएं, वो अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के पहले साल से ही स्टार्ट करते हैं। अश्विनी कुमार जी का सवाल है एनडीए के बारे में कुछ बताना है। तो अश्विनी जी, एनडीए के बारे में हम बाद में कोई सेशन रखेंगे और उसमें आपको विस्तृत रूप से सभी जानकारी एनडीए के बारे में प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। खुशी राम जी का एक सवाल है, खुशी राम राजपूत जी का, कि मेरा 5 जून को प्रीलिम्स है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। 5 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स है और आप अभी से मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें, करंट अफेयर्स की तैयारी करना शुरू कर दें। अभी काफ़ी समय है प्रीलिम्स में, तो लगभग 50 के ऊपर तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने ही करने हैं। एक क्वेश्चन है अमन राजपूत जी का कि सर चीज़ों को याद कैसे किया जाए, याद करके भूल जाते हैं। तो एक बहुत जेन्युइन चीज़ है, सभी एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनके साथ ये होता है कि क्योंकि सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है, सिलेबस इतना वास्ट है, आप एक किताब को शुरू में पढ़ेंगे, फिर जब तक आप एंड में पहुंचेंगे तो आप शुरू का भूल जाएंगे। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज रिवीजन। आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ेंगे, हमारी ब्रेन ही ऐसी बनी हुई है कि जिस चीज़ को आप रिवाइज करेंगे वो आप रिकॉल कर सकते हैं। और एग्जाम में चाहे वो प्रीलिम्स हो 2 घंटे का, चाहे वो मेंस हो 3 घंटे का, ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है, क्या मैटर करता है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ें, लिमिटेड बुक्स पढ़ें और उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ें, ताकि जब एग्जाम में सवाल आए, प्रीलिम्स में आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू सॉल्व कर सकें, और मेंस में क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, मेंस में 3 घंटे में 20 सवाल करने हैं, एवरेज एक क्वेश्चन का 9 मिनट आता है, 9 मिनट में आपको पूरा आंसर क्वेश्चन भी पढ़ना है, सोचना भी है, लिखना भी है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस समय उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें रिकॉल कर पाएँ। तो आपके नोट्स इस चीज़ में बहुत काम आते हैं, और आपका रिविजन तो इट्स ब्रह्मास्त्र, कि आपका जो रिवीजन होता है जो आप बार बार करते हैं वो ब्रह्मास्त्र है आपका। खुशी जी कह रही है कि टाइम बहुत कम है, तो बिल्कुल टाइम कम है, प्रीलिम्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए प्रीलिम्स में जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, पिछले साल 11 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा था, उसके बाद मेंस केवल 9200 लोग लिखते हैं, केवल 9000। तो अगर आप देखें तो 1% से कम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं, और उससे भी बहुत कम लोग फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में रहेंगे, जो कि 600 या 700 के आसपास रहेंगे। तो आप डरिए मत, टाइम बहुत कम है, आप भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन टाइम ये जो कम है ना, ये हर एक एस्पिरेंट के लिए कम है, ये केवल आपके लिए कम नहीं है। आप केवल फोकस करिए अपनी स्ट्रैटेजी पे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे। आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, उनको एनालाइज करिए, उनमें जो गलतियां हो रही हैं आपकी, उनको दोबारा रिपीट ना करें, इसके लिए आप पूरी मेहनत करिए। बाकी और कोई एस्पिरेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए एग्जाम मैं आपको बता दूं, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी, चूंकि एग्जाम इतना डाइवर्सिफाइड है ना, प्रीलिम्स में आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि आप कितने शार्प हैं, उस 2 घंटे में आप प्रेशर भी हैंडल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी हाई रखना है, 150 सवाल भी करने हैं यूपीपीएससी में, और वो सवाल भी एकदम डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से आ रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो और मेंस में आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी जांची जा रही है कि आप एनालिसिस किसी टॉपिक का कैसे करते हैं। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है कि आप प्रशासनिक अफसर बनने के लायक हैं कि नहीं है। तो ये एग्जाम आपके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ता है जिसका एनालिसिस ना करें। तो आप कोशिश करिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अफसर की जो पर्सनैलिटी होती है ना, एक ऑफिसर की, उस पर्सनैलिटी को जीना शुरू कर दें। जिस दिन से आप तैयारी करें, आप मान लें कि आप ही अफसर हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है फेक इट अंटिल यू मेक इट।
तो आप कोशिश करें कि अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपने बोलचाल का ढंग है, अपने चलने का ढंग है, वो एक ऑफिसर की लाइफ जीना शुरू कर दें और उसी ऑफिसर की लाइफ में आप डिसीजंस लें, आप तैयारी करें और एक दिन आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बाकी एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि जो भी एस्पिरेंट होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, मेरे समझ में 90% को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि उस साल उनका होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी मेहनत करते हैं। इसीलिए यहाँ इस एग्जाम में क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सिलेबस अपार है, कोई लिमिट नहीं है सिलेबस की, तो बस आप कर्म करने में अपना सोचें, उसके फल के बारे में मत सोचें। भगवत गीता में भी यही कहा है कि कर्म जो आप कर रहे हैं केवल उसके बारे में सोचें, फल के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको टेंशन होगी। तो ऐसे ही यूपीएससी एग्जाम में भी आप केवल अपना सिलेबस कंप्लीट करें, मॉक टेस्ट दें, जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से करें, तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन इस साल होगा तो क्या होगा, वो सपने मत देखिए कि क्या होगा, कौन सा पोस्ट मिलेगा, ये सब बात की बात है। बट इस समय आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, केवल अपना धर्म जो है आपकी पढ़ाई, केवल उस पर फोकस करें। बाकी और कोई क्वेरी है आपके एग्जाम से रिलेटेड कि किस सब्जेक्ट में, अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप पूछ सकते हैं। मैं जो पेरेंट्स रहते हैं उनके लिए भी, मैं उनसे, अगर हमसे जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन से, पेरेंट्स के लिए भी मेरी बहुत एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे ने ठान लिया है कि उसको यूपीएससी या यूपीपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आप प्लीज़ उसका सहयोग करें इस परीक्षा की तैयारी में। आप उसको बाकी जो काम रहते हैं, अगर एक साल वो मन लगा के तैयारी कर रहा है, तो आप उसको बाकी जो छोटे मोटे काम है जो आप स्वयं कर सकते हैं, किसी और से करवा सकते हैं, तो प्लीज़ उसको, उस बच्चे को जो तैयारी कर रहा है उसको इन्वॉल्व मत करें, कोशिश करें कि प्लीज़ इन्वॉल्व मत करें और उसको पढ़ाई में पूरा 100% फोकस के साथ तैयारी करने के लिए उसको मोटिवेट करें। और एक जो वातावरण प्रोवाइड करने का जिम्मा रहता है पेरेंट्स के पास में, तो अपने उन बच्चों को वो माहौल, वो वातावरण पढ़ाई का प्रोवाइड करें, ताकि आपका बच्चा एक दिन इन परीक्षाओं को क्लियर करके आईएएस, आईपीएस, एसडीएम के पद पर तैनात हो। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, कि आप प्लीज़ सहयोग करें अपने बच्चों का, आप उनकी पढ़ाई में, क्योंकि एक बार जिस दिन उनका सिलेक्शन होगा तो उनसे ज़्यादा आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपका सर जो है वो ऊंचा होगा, आपको गर्व महसूस होगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तैयारी में आप पूरा योगदान करें। अश्विनी जी कह रहे हैं पढ़ाई का दबाव बहुत रहता है, डर सा लगता है। देखिए एक चीज़ अश्विनी जी आपको बता दूं कि पढ़ाई से ज़्यादा आसान चीज़ कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर आप काम करने जाएंगे, अपने प्राइवेट सेक्टर की लाइफ देखिए हो या फिर उसके बारे में सुना हो, तो लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, बॉस की 1000 चीज़ें सुनते हैं, उसके बाद भी आप और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, जॉब करते हैं, तब कहीं सैलरी मिल पाती है। जो आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई की टेंशन तो कभी लेनी नहीं है। जो पढ़ाई को एंजॉय करेगा वही बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम भी क्लियर कर लेगा। तो जो पढ़ाई है यूपीएससी की, इसको आप बर्डन की तरह मत लें, इसको आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरह लें। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये पढ़ाई मुझे बेहतर बनाएगी, उस दिन आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और पढ़ाई को कभी बर्डन की तरह लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ाई करते करते कि क्यों कर रहे हैं, क्या ही करना है पढ़ाई करके। लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये एक प्रोसेस का ही हिस्सा है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और 1-2 मिनट का फ्रस्ट्रेशन सही है, बट 15-20 मिनट का ब्रेक लेके आप दोबारा किताब उठा लें। दबाव महसूस मत करें, किसी का कोई आपको दबाव नहीं दे रहा है, आपकी स्वतः आपकी मर्जी से आप पढ़ाई करना शुरू करें। क्योंकि जब आप स्वयं ही ताकत भर लेते हैं कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। भले ही वातावरण भी आपके प्रतिकूल हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब अनुज राजपूत जी हैं, कह रहे हैं कि सर जी पढ़ लेते हैं बट याद नहीं रहता है। तो अनुज जी मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, वो किताब ऐसी है कि आप 10 बार पढ़ लेंगे, फिर भी अगर मैं एक सवाल पूछूंगा तो आप शायद ना दे पाएं। और अगर आप दे रहे हैं तो आप मतलब
बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से पढ़ाई आपने की है। और उस किताब को मैंने कितनी बार पढ़ा है इसकी मैं गिनती भूल चुका हूँ। 15 या 20 बार से कम तो वो मैंने पढ़ी नहीं होगी। और अभी भी अगर आप, ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस किताब के किसी कोने के, किसी पन्ने के, किसी लाइन से कुछ आप पूछे तो शायद मैं ना बता पाऊँ। 99% मैं बता दूंगा, वो तब जब मैं 20-25 बार उस किताब को पढ़ चुका हूँ। तो आप रिवीजन करिए, रिवीजन ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। आपके पास समय है, आप रिवाइज करते रहिए, आपको हमेशा ही याद रहेंगी वो चीज़ें। रिवीजन की एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ कि जब आप भी रिवाइज करें तो उस टॉपिक को आप अपने किसी एक्सपीरियंस से जोड़ने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के से क्वेश्चन आता था, तो मैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन एक दिन घूमने गया था, तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं पढ़ता हूँ ना, तो उस राष्ट्रपति भवन की इमेज मेरे दिमाग में आती है। तो आप ऐसे अपनी ज़िंदगी से चीज़ें रिलेट करके उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और इसके ज़रिए भी आप रिवीजन में बहुत मदद मिल सकती है। आप बहुत बड़ा सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। नरेश पटेल जी कह रहे हैं कि बच्चे इस प्रकार की तैयारी से डरते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या करेंगे। तो नरेश जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो तैयारी है ना यूपीएससी की, ये देश का सबसे ज़्यादा कठिन एग्जाम है। जो आपका आईआईटी टॉपर है वो भी बाद में ये एग्ज़ाम देने आता है, जो आपका मेडिकल टॉपर है वो भी एग्ज़ाम देने आता है, हर फील्ड का टॉपर इस एग्ज़ाम को देने आता है, और इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है इस देश में। और इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप भारतीय प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन करते हैं। तो आपको डरना किस बात का? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैंने पहले ही कहा है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, देखिए 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 9,200 के आसपास इस बार जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, 1% से भी कम है। उसके बाद में 2,000 के आसपास लोग मेंस क्लियर करेंगे, और फाइनली 600 के आसपास लोगों का सिलेक्शन होगा फाइनल लिस्ट में। और उन 600 में भी जो टॉप के 180 हैं वही आईएएस बनेंगे। तो आप देखिए कि ये संभव नहीं है कि हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो उसका एग्जाम में सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन ये 100% श्योर है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, वो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। आगे चल के वो बच्चा इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, वो बच्चा इस देश का बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। उसके बाद में जो उसको नॉलेज होती है उसके ज़रिए वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, वो पॉलिटिक्स की फील्ड में जा सकता है, वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में जा सकता है, वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकता है। क्योंकि आपका जो विजन होता है, इस एग्ज़ाम के द्वारा आपका विजन बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, आप चीज़ें बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इन सब ये जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यूपीएससी में, ये कुछ बहुत अलग नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आप पोषण अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान है जो हमारे गाँव में, शहरों में जो बच्चे रहते हैं उनको, वो अंडर न्यूट्रिशन है, उनको हम कैसे अच्छे से अच्छा पोषण दें ताकि वो अपने जो टैलेंट है, जो उनकी हेल्थ है, उसको अच्छा कर सकें, और अपनी जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यूपीएससी की हर चीज़ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, इसीलिए सिलेक्शन का डर तो होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आपका आंसर, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया और आप उससे सहमत होंगे। बाकी सिलेक्शन का डर हर किसी को रहता है, बट एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट कम रहते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो सेलेक्ट होना तो पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके और उसके पास नॉलेज हो। बिकॉज इस सोसाइटी को, इस समाज को केवल प्रबुद्ध लोग ही चलाते हैं, बाकी लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो अगर आपको लीडर बनना है, ये एग्ज़ाम आपको लीडर बनाता है, आपको लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर आती हैं और आप समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं, आपके आसपास के लोग यही बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा, बहुत बड़ा पेपर है। तो देखिए, ये सब आसपास के जो लोग हैं ना, इनकी बातें सुननी नहीं है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, तो वो केवल अपने आप में ही तैयारी करें और केवल उन्हीं लोगों से बातचीत करें जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। अपने ज़िंदगी से जो नेगेटिव लोग हैं उनको हटा ही दें। नेगेटिव लोग वही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, वो दूसरों से यही कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। तो आप उनको आंसर दें अपनी सक्सेस से। आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर करें और अपने एग्ज़ाम की जो फाइनल लिस्ट में जब आपका नाम आए तो उस नाम को ले जाके उनसे थैंक यू बोलें कि आपने मुझे मोटिवेट किया था और उस मोटिवेशन से ही मैं आज एग्ज़ाम क्लियर कर पाया हूँ।
इसलिए नेगेटिव लोगों की बातें सुननी ही नहीं है। ये एग्जाम एक मैराथन है। आप केवल उन्हीं लोगों की संगति में रहें जो आपको मोटिवेट करें, आपकी एनर्जी को और अच्छा करें और एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करें। बाकी अमन कह रहे हैं लक्ष्मीकांत तो ऊपर से निकल जाती है। तो देखिए, सिलेबस है, तैयारी करनी है, आज नहीं करेंगे कल करनी है, कल नहीं करेंगे परसों करनी है। अगर एग्जाम निकालना है तो उस एग्जाम को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। हर किसी एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं, किन्हीं सब्जेक्ट्स में वो बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ में नहीं होता है। तो सिंपल फंडा है, आप जिसमें स्ट्रांग हो उसमें और स्ट्रांग होने की कोशिश करें, ताकि अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 सही हों प्रीलिम्स में, और जिसमें आप वीक हैं उसमें आप अपनी वीकनेस कम करें ताकि उसमें एवरेज मार्क्स ले आएँ। एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स के मार्क्स तो जुड़ते नहीं हैं, तो आपको केवल क्वालिफाई करना है। आपका फोकस रहना चाहिए कि 100 नंबर से ऊपर कैसे आए। बाकी और एस्पिरेंट्स के कोई अगर क्वेश्चन है तो मैं आप पूछ सकते हैं अभी। आई थिंक मैंने सभी लोगों के क्वेश्चन जो भी क्वेरीज आए थे उनको कोशिश की मैंने कि उनको जितने भी अच्छे तरीके से हो सके रिप्लाई कर सकूं। एंड आई विश ऑल द एस्पिरेंट्स ऑल द बेस्ट। आप तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। बाकी जो मैंने अभिभावक लोगों को बोला है कि आप अपने बच्चों की तैयारी में पूरा सहयोग करें, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी बच्चों से है कि बच्चों जो भी एस्पिरेंट्स हैं अपना मनोबल हाई रखिएगा। आपने अगर मेहनत की है तो इसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा और आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी का एक क्वेश्चन है, सर ऑप्शनल बॉटनी विल बी गुड चॉइस। तो बिल्कुल बॉटनी एक ऑप्शनल है यूपीएससी का। आप बिल्कुल बॉटनी अगर आपने ग्रेजुएशन बॉटनी से की है तो आप बिल्कुल आप एज ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। चूज करने से पहले आप पिछले साल के कुछ देख लीजिएगा कि कितने बच्चे बॉटनी से ऑप्शनल लिख रहे हैं, कितनों का सिलेक्शन हो रहा है, बॉटनी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई की है उससे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों में आप कंफर्टेबल हैं और इस चूज करने से पहले बॉटनी से क्लियर कर चुके हैं एग्जाम, उन लोगों से भी एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा। आप कोरा पे सर्च कर सकते हैं बॉटनी ऑप्शनल से किसने किसने एग्जाम क्लियर किया है, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि कैसा ऑप्शनल है, मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो इस सभी चीज़ों को करने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। एज एन ऑप्शन आप बिल्कुल बॉटनी ले सकते हैं। Okay. Any other question from aspirants? चलिए ठीक है। The session has been quite enriching both for me as well as for you. तो उम्मीद करते हैं कि सेशन के बाद में अगर कुछ लोगों के मन में संशय हुआ कि वो तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मैंने पूरी उम्मीद की है कि उन लोगों के मन से जो डाउट है, जो वो अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, उसको निकाल सकूं। ये एग्ज़ाम बहुत कठिन भी है उसके लिए जो मेहनत नहीं करना चाहता है, और ये एग्ज़ाम बहुत आसान भी है उसके लिए जिसने इस एग्ज़ाम को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक जरिया मान लिया है और जिसने मेहनत करने का ही ठान लिया है। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और आपके अगर कोई और क्वेरीज हैं तो आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कोशिश रहेगी कि आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे अगर कोई भी क्वेरी रहे तो उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ। बाकी आई रियली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स की, उन सभी अभ्यर्थियों की जिन्होंने ठान लिया है कि वो यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करेंगे और इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इस एग्ज़ाम को निकालिए और अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का और गौरवान्वित उनको महसूस कराइए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड इवनिंग।